नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बेहद डार्क और अनसुलझी केस फाइल खोलने जा रहे हैं, मैड्रिड पोल्टरगाइस्ट। देखिए, ये कोई सुनी सुनाई भूतिया कहानी नहीं है। ये इतिहास का इकलौता ऐसा पैरानॉर्मल केस है जिसकी जांच खुद मैड्रिड पुलिस फोर्स ने की थी और उसे बाकायदा आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज किया गया था। बतौर इन्वेस्टिगेटर जरा सोचिए, जब आपका सस्पेक्ट यानी संदिग्ध दिखाई ही न दे तो आप उसे हथकड़ी कैसे पहनाएंगे। आइए इस अजीबोगरीब पुलिस फाइल के पन्ने पलटते हैं। आज की इस ब्रीफिंग में हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे उस आधी रात की पुलिस कॉल से, फिर देखेंगे वो रिचुअल जहां से सब शुरू हुआ। उसके बाद एक हैरान कर देने वाली मेडिकल मिस्ट्री, सुपरनैचुरल घटनाओं का बढ़ना, फिर सबसे अहम आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट और आखिर में बात करेंगे कानून की सीमाओं पर। हम पूरी तरह से तथ्यों और पुलिस फाइल पर ही फोकस करेंगे। तो चलिए भाग 1 से शुरू करते हैं। द मिडनाइट पुलिस डिस्पैच, ए कॉल फॉर हेल्प। उस घबराहट भरी कॉल पर चलते हैं जिसने इस पूरी पुलिस कार्रवाई की नींव रखी। समय था रात के 2:40। मैड्रिड के लुइस मेरियान एपर्ट अपार्टमेंट से एक बुरी तरह डरी हुई माँ पुलिस को कॉल करती है। उसका दावा क्या था? दावा ये था कि कोई अदृश्य ताकत जो दिखाई नहीं दे रही, वो उनके ही बिस्तर पर उनका गला घोंट रही है। अब सच कहूं तो किसी भी आम पुलिस वाले के लिए ऐसी कॉल किसी बुरे सपने या मजाक जैसी ही लगेगी। इस कॉल के जवाब में जो टीम मौके पर पहुंची वो कोई नौसिखिया नहीं थी। इसमें शामिल थे चीफ इंस्पेक्टर जोसेफ पेड्रो, ऑफिसर नेग्री और नेशनल पुलिस के 3 और अधिकारी। कुल 5 हाईली ट्रेन पुलिस वाले वहां पहुंचे। उन्हें लगा था कि अंदर कोई चोर होगा या किसी ने हमला किया होगा। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनका सामना किसी ऐसी चीज से होने वाला है जिसका जिक्र उनके पूरे पुलिस ट्रेनिंग मैनुअल में कहीं नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 पर, द इंसाइटिंग रिचुअल, विक्टिम प्रोफाइल। ये सब अचानक शुरू नहीं हुआ था। इसके पीछे की जड़ को समझने के लिए हमें विक्टिम यानी एस्टेफानिया लज़ारो की बैकग्राउंड को देखना होगा। इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 18 साल की एस्टेफानिया बिल्कुल नॉर्मल लड़की थी। 1990 की शुरुआत में एक स्कूल रिचुअल से ये सिलसिला शुरू होता है। फिर 1990 के बीच तक उसमें बहुत ही अजीब से लक्षण दिखने लगते हैं। बात इतनी बिगड़ जाती है कि अगस्त 1991 में उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ता है और उसी महीने उसकी अचानक मौत हो जाती है। और फिर उसके कई महीनों बाद आती है वो खौफनाक रात, 2:40 की पुलिस डिस्पैच। स्कूल के एक मामूली खेल से शुरू होकर बात सीधे मौत तक कैसे पहुंच गई? चश्मदीदों के मुताबिक उस दिन स्कूल में हुआ कुछ यूं था। एस्टेफानिया अपनी दोस्तों के साथ मिलकर एक लकड़ी के बोर्ड और उल्टे गिलास के जरिए अपने एक मृत बॉयफ्रेंड से संपर्क करने की कोशिश कर रही थी। तभी एक नन ने उन्हें ऐसा करते पकड़ लिया। गवाह बताते हैं कि वो ग्लास हवा में तैर रहा था। नन ने गुस्से में वो बोर्ड तोड़ दिया और ठीक उसी वक्त वहां एक रहस्यमयी सफेद धुआं उठा और किसी टारगेट की तरह सीधे एस्टेफानिया की नाक के जरिए उसके शरीर में घुस गया। बस यही वो ट्रिगर पॉइंट था। अब आते हैं भाग 3 पर, ए बैफलिंग मेडिकल मिस्ट्री, सीकिंग आंसर्स। इस घटना के बाद के 6 महीने इतने खौफनाक थे कि बड़े बड़े डॉक्टर्स भी अपना सर खुजाने लगे। यहाँ एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। लेफ्ट साइड में देखिए, परिवार क्या रिपोर्ट कर रहा था। एस्तेफानिया जानवरों की तरह गुर्राने लगी थी, सांप की तरह फुफकारती थी, अपने भाई बहनों पर हिंसक हमले करती और नाखूनों से दीवारें खुरचती थी। लेकिन राइट साइड में मेडिकल रिपोर्ट्स देखिए। 3 हफ्ते तक सरकारी अस्पताल में उसका इलाज चला और डॉक्टर्स का क्या कहना था? वो शारीरिक और न्यूरोलॉजिकल रूप से 100% फिट थी। साइकाइट्रिस्ट ने भी कह दिया कि उसे कोई मानसिक बीमारी नहीं है। और फिर एक दिन अस्पताल में डॉक्टर्स की 24 घंटे निगरानी के बावजूद एस्टेफानिया की मौत हो जाती है। आधिकारिक कारण बताया गया, हार्ट फेलियर। मतलब 18 साल की एक पूरी तरह से स्वस्थ लड़की का दिल अचानक बिना किसी वजह के काम करना बंद कर देता है। पोस्टमार्टम में शरीर पर कोई निशान नहीं, कोई छिपी हुई बीमारी नहीं। मेडिकल साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। भाग 4, एस्केलेशन ऑफ सुपरनैचुरल इवेंट्स, आफ्टरमैथ। बेटी की मौत के बाद परिवार टूट चुका था। उन्हें लगा दुख के दिन खत्म हुए, लेकिन असलियत में खौफ का असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। परिवार ने एस्टेफानिया के कमरे को लॉक कर दिया था, लेकिन फिर भी घर में भारी फर्नीचर अपने आप अपनी जगह से खिसकने लगा। दीवार पर लगे धार्मिक पोस्टर अपने आप उल्टे हो जाते। घर में एक अजीब सी बिना शरीर वाली आवाज गूंजती जो दर्द में ममा पुकारती थी। और सबसे डरावनी बात,
कमरे की नई लकड़ियों वाली दीवारों पर ताज़े नाखूनों के खरोच फिर से दिखने लगे थे, वो भी एक ऐसे कमरे में जो बाहर से पूरी तरह बंद था। और ये वाली घटना तो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। एक दिन एस्टेफेनिया की एक फ्रेम की हुई फोटो अचानक फर्श पर गिरती है। माता पिता जैसे ही उसे उठाते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। फोटो के अंदर उनकी बेटी का चेहरा धूं-धूं कर जल रहा था। और अजीब बात देखिए, आग सिर्फ उसके चेहरे को जला रही थी। लकड़ी का फ्रेम, ऊपर का शीशा, सब बिल्कुल सुरक्षित था। ये कोई शॉर्ट सर्किट या एक्सीडेंट नहीं था, ये बहुत ही स्पेसिफिक और टारगेटेड था। मेरे सीने पर कोई भारी चीज बैठी है और मेरा गला घोंट रही है। ये कोई कहानी का डायलॉग नहीं, बल्कि एस्टेफानिया की माँ का बयान था। महीनों तक ये परिवार पड़ोसियों के डर और बदनामी के संकोच में चुप रहा, लेकिन उस रात जब ये सीधा फिजिकल अटैक हुआ तो उनका सब्र टूट गया। इसी खौफ ने उन्हें रात के 2:40 पर पुलिस को बुलाने पर मजबूर किया था। और अब हम इस ब्रीफिंग के सबसे अहम हिस्से पर है, भाग 5, दी ऑफिशियल पुलिस रिपोर्ट, एम्पिरिकल एविडेंस। जब कानून के रक्षक वहां पहुंचे तो उन्होंने अपनी डायरी में क्या लिखा? जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये परिवार के दावे नहीं हैं, ये 5 पुलिस अधिकारियों द्वारा वेरीफाई किए गए फैक्ट्स हैं। घर के अंदर अचानक जमा देने वाली ठंडी हवाएं चलना, जबकि बाहर का मौसम बिल्कुल सामान्य था। चीजों का हवा में उड़ना और उनके देखते ही देखते नट बोल्ट से मजबूती से बंद दरवाजों का अपने आप खुल जाना। जो पुलिस वाले शुरुआत में इस केस को एक मजाक समझ रहे थे, वे खुद इन असंभव घटनाओं को अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर रहे थे। लेकिन फाइल में दर्ज सबसे चौंकाने वाला साक्ष्य कुछ और ही है। एक अधिकारी ने ऑफिशियली लिखा है कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने एस्टेफानिया के छोटे भाई को एक अदृश्य शक्ति द्वारा हवा में उछाले जाते हुए देखा। वो बच्चा एक बिस्तर से उड़कर दूसरे बिस्तर पर जा गिरा, बिल्कुल किसी फुटबॉल की तरह। सोचिए, वर्दी पहने हथियारों से लैस पुलिस वाले सामने खड़े हैं और वे एक बच्चे को हवा में फेंके जाते हुए बस बेबसी से देख रहे हैं। चीफ इंस्पेक्टर जोस पेड्रो ने अपनी फाइनल रिपोर्ट में बहुत ही साफ शब्दों में ये बातें लिखीं। बिना किसी सोर्स के आने वाला बहरा कर देने वाला शोर, अचानक तापमान का गिरना, बंद दरवाजों का खुलना। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लिखी वो ये थी कि वहां किसी भी इंसानी या सांसारिक सस्पेक्ट का नामो निशान नहीं था। पुलिस की पूरी टीम इस बात पर सहमत थी कि वहां जो भी मौजूद था उसे हथकड़ी पहनाना उनके बस की बात नहीं थी। हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, भाग 6, लिमिट्स ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, केस क्लोज्ड। तो सवाल ये है कि एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन कैसे खत्म होती है जहां अपराधी इंसान है ही नहीं। लगभग 1 महीने तक गहन जांच करने और वहां रुकने के बाद भी पुलिस को कोई इंसानी सुराग नहीं मिला। अंत में पूरी तरह से बेबस होकर मैड्रिड पुलिस ने परिवार को सिर्फ एक ही आधिकारिक सलाह दी, तुरंत ये घर छोड़ दो। एक मजबूत पुलिस व्यवस्था के लिए इससे बड़ी विडंबना क्या होगी कि सारी ट्रेनिंग और हथियारों के बावजूद उन्हें एक अदृश्य शक्ति के सामने सरेंडर करना पड़ा। आखिरकार परिवार ने वो लुइस मेरियन अपार्टमेंट हमेशा के लिए खाली कर दिया। और मजे की बात देखिए, जैसे ही उन्होंने घर छोड़ा, वो सारी खौफनाक घटनाएं हमेशा के लिए बंद हो गईं। इस दिल दहला देने वाली पुलिस फाइल ने इतनी सुर्खियां बटोरी कि बाद में इस पर मशहूर फिल्म वेरोनिका भी बनी। लेकिन उस बंद अपार्टमेंट में असल में क्या था, ये आज भी एक रहस्य है। तो आज के इस केस फाइल विश्लेषण को हम इसे एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब आपका सस्पेक्ट यानी अपराधी अदृश्य हो और वो हमारे भौतिक नियमों से बंधा हुआ ना हो, तो हमारी पुलिस और न्याय प्रणाली आखिर कैसे न्याय दे सकती है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन की अपनी कुछ सख्त सीमाएं होती हैं और मैड्रिड का ये केस साबित करता है कि कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें फाइलों में दर्ज तो किया जा सकता है, लेकिन उन्हें कभी सुलझाया नहीं जा सकता। हमारे साथ इस केस को एनालाइज करने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नई और दिलचस्प इन्वेस्टिगेशन के साथ।